सिरसिया में सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को किया संबोधित। आरजेडी पर जमकर बोला हमला, कहा अपराध पर नियंत्रण कर बनाया बेहतर बिहार। बिहार की राजनीति में मचा घमासान, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में सचिन पायलट ने महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। गिरिराज सिंह ने गोपालगंज में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील। 10 लाख नौकरी देने वाले बयान पर तेजस्वी को घेरा। रवि किशन चुनाव प्रचार करने मधुबनी पहुंचे। भीड़ देखकर लगा लोगों में कोरोना का डर खत्म। बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों से की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि बेतिया के मोनाटाड़ा सिरसिया में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया है और कहा है कि चंपारण में अपराध की क्या स्थिति थी किसे नहीं पता। हमने अपराध पर नियंत्रण कर बेहतर बिहार बनाया है। अपराध पर नियंत्रण करके बिहार को विकास के रास्ते पर ले गया। इसी के साथ कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई है। पहले लोग इलाज कराने सरकारी अस्पताल में नहीं जाते थे, लेकिन आज लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं। वहीं ये भी कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते भी रहते हैं। हमें आगे मौका दीजिएगा तो हर गांव में सोलर लाइट लाएंगे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर भी हमला बोला है। बता दें कि बेतिया के मोनाटाड़ा सिरसिया में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार नीतीश कुमार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही चंपारण में अपराध की क्या स्थिति है इस पर भी बात की नीतीश कुमार ने अपने सभा में और कहा कि हमने अपराध पर नियंत्रण कर बेहतर बिहार बनाया है। अपराध पर नियंत्रण करके बिहार को विकास के रास्ते पर ले गए हैं नीतीश कुमार, ऐसा उन्होंने कहा। इसी के साथ कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई है। पहले लोग इलाज कराने सरकारी अस्पताल में नहीं जाते थे, लेकिन आज लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं। वहीं ये भी कहा कि अगर आप हमें मौका देंगे तो एक बार फिर हम आपके सेवा में तत्पर रहेंगे और साथ कहा कि रुके हुए कार्य को भी पूरा कराएंगे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर भी लगातार हमला बोला। और उसका मतलब है बिहार के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान और जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल। और आप सबको मालूम है हर इलाके के लिए हमने काम किया, समाज के हर तबके के लिए हमने काम किया है। और जो किनारे पर थे, चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इन सब लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी पर खूब भड़ास निकाली है। इसी के साथ कहा कि जिस तरह से बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और अपने तानाशाही से जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। वहीं कहा कि एलजेपी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे रही है उससे बिहार की जनता देख रही है। हम इनको वापस लेकर नहीं जाएंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों ने स्वेच्छा से प्रबंध कराया, हमने मदद उनकी करी, उन बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया। लेकिन अपनों का साथ छोड़ देना ये कोई नई बात नहीं मुख्यमंत्री जी के लिए। लंबे अपने इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में कई बार कर चुके हैं। लेकिन बच्चों के साथ जो स्वयं भयभीत थे, कराने के लिए ललायत थे, उनको वहां अपने हाल पर छोड़ दिया। मैं समझता हूं ये उनके सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरे देश में महामारी फैली कोरोना की, कोविड की, लेकिन सबसे खराब प्रबंधन अगर कहीं है तो बिहार के अंदर। और उसका जवाब देने का एक जो घमंड और अहंकार आ जाता है इतने साल सत्ता में रहने के बाद, मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा सेवक होना चाहिए इस प्रदेश का, जवाब देने से मुकर्रर हैं।
गोपालगंज विधानसभा के मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह के काफिले पर कुछ लोगों ने बीते दिन पथराव कर दिया था। इस दौरान विधायक सुभाष सिंह ने काफिले में शामिल तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घटना की निंदा की। साथ ही गिरिराज सिंह ने आरजेडी के तेजस्वी यादव को इशारों में औरंगजेब का दर्जा दे दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से विरासत के लिए औरंगजेब ने जो व्यवहार किया था, वही व्यवहार अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इसी दौरान गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने वाले बयान पर भी उन्हें घेरते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान गिरिराज सिंह ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी जनता से की है। से महागठबंधन और राजनीतिक विपक्ष के लोग आतंक का सहारा ले रहे हैं, नफरत का सहारा ले रहे हैं, उसका जीता जागता इसी गोपालगंज में गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह के ऊपर मुझे मालूम हुआ है कि एक धार्मिक स्थल पर से, जिसका नाम नहीं लेना चाहता, बिहार विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों की रैली में भीड़ जुट रही है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कोरोना महामारी से डर किसी को नहीं है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रवि किशन चुनाव प्रचार के मधुबनी पहुंचे। इस दौरान इनकी सभा में काफी भीड़ जुटी। मौके पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार विनोद नारायण झा को जिताने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही भोजपुरी गाना गाकर रवि किशन ने आमजनों को रिझाया। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जंगल राज का युवराज बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकता। बिहार का भला सिर्फ एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार की उपलब्धियां भी बताई हैं। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव चुनाव प्रचार के लिए सिवान के दौरानधर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने सिवान के 2 विधानसभा में सभा को संबोधित किया। मौके पर पप्पू यादव ने दरौंदा विधानसभा से खड़े जाप प्रत्याशी शैलेंद्र यादव के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। वहीं जाप सुप्रीमो सभा को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि अगर जनता मुझे एक बार सरकार में आने का मौका देती है तो वादा करता हूं कि बिहार का सारा सिस्टम जो अपराध से लेकर भ्रष्टाचार तक चरम पर है, उसे खत्म करने का काम करूंगा। वहीं दरौंदा के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने महाराजगंज के गौर बाजार के मैदान में पहुंचे, जहां जाप प्रत्याशी विश्वनाथ यादव उर्फ ध्रुव यादव के पक्ष में भी वोट करने की लोगों से अपील की। मधेपुरा का आलमनगर विधानसभा जिला हॉट सीट बन गया है। यहां के बिहार सरकार से लंबे समय से मंत्री और विधायक रहे नरेंद्र नारायण यादव मैदान में हैं। वो 6 बार से लगातार जीत रहे हैं और 25 साल से विधायक है। चुनावी मैदान में वो इलाके के कई राजनीतिक धुरंधर को धूल चटा रहे हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बिल्कुल नए चेहरे युवा उम्मीदवार नवीन कुमार निषाद से है, जो इंजीनियर हैं और निजी विद्यालय से संचालक भी हैं। नरेंद्र नारायण जहां 25 साल तक किए गए अपने काम और अपनी स्वामित्व के आधार पर वोट मांग रहे हैं, वहीं नवीन उनके विकास के दावे को झुठलाते हुए परिवर्तन और युवा नेतृत्व को लेकर जनता से वोट मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे विधानसभा भेजती है।
और बता दें कि मधेपुरा का आलमनगर विधानसभा फिलहाल हॉट सीट बना हुआ है बिहार चुनाव को लेकर, और देखना यह होगा कि आखिर इस बार कौन जीत का परचम लहराता है आलमनगर से। तो इस बार जो है बिल्कुल एक तरफा, इसलिए एक तरफा है कि आज जो ये सरकार विकास किया, बिल्कुल विनाश किया, भ्रष्टाचार चरम पे है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जमात की मैंने राजनीति की है, और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे इस महान क्षेत्र की जनता को शर्मिंदगी उठानी पड़े। अब लोकतंत्र है तो सरकार, किसी को विरोध करने से हम रोक नहीं सकते हैं। और मैं परमात्मा और अल्लाह से दुआ करता हूं तो मुझे नेता ना बनाया जाए, मुझे हर एक घर का बेटा बनाया जाए, भाई बनाया जाए, पिता बनाया जाए। यूथ प्रोफेशनल कांग्रेस ने रांची के कांग्रेस भवन में कार्तिक उरांव की जयंती मनाई। जयंती कार्यक्रम का आयोजन यूथ प्रोफेशनल कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर फूल अर्पित किया। मीडिया से बातचीत करते समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने बताया कि कार्तिक बाबू एक सफल राजनेता और अभियंता थे। झारखंड आंदोलन के सूत्रधार के रूप में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। इस दौरान कार्यक्रम में मुकुंद नायक, अरुण तिर्की सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, उनके विचार जो थे, उनका जीवन देख लीजिए। छोटे से गांव में जन्मे, गरीबी के बीच जन्मे, और उच्चतम शिक्षा, उच्चतर नहीं बोलूंगा मैं, उच्चतम शिक्षा। महाराजगंज से जेडीयू विधायक हेमनारायण शाह ज्यादा से ज्यादा समय जनता से जनसंपर्क करने में बिता रहे हैं। वहीं जनता भी हेमनारायण के पक्ष में गोलबंद होती दिख रही है। जनसंपर्क के समय जेडीयू विधायक हेमनारायण शाह ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि ये लड़ाई केवल हेमनारायण की नहीं है, ये जनता की लड़ाई है और जनता लड़ रही है। और साथ ही कहा कि आपको बता दें कि हेमनारायण शाह महाराजगंज के मौजूदा विधायक हैं। साथ ही जेडीयू ने इन्हें फिर से अपना दोबारा उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। वहीं अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर हेमनारायण दोबारा विधानसभा पहुंचते हैं या जनता किसी अन्य उम्मीदवार पर अपना विश्वास जताती है। ये लड़ाई समझ लीजिए कि विकास की लड़ाई है, सुशासन की लड़ाई है, न्याय के साथ विकास का लड़ाई है। ये लड़ाई हमारा हेमनारायण शाह कैंडिडेट का नहीं है, एक एक जनता की लड़ाई है, एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई है। सब लोग विकास देख रहे हैं, रोड मिल गया, बिजली मिल गया, अन्न मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है। ये हमारा लड़ाई नहीं, एक एक जनता का लड़ाई है। और सब जनता मालिक जो है, सब लोग यही कह रहे हैं। जैसे अभी चाचा कह रहे थे कि आप जाइए, चुनाव जीत गए हैं, तो हम चाचा से कहे कि जीत नहीं गए हैं, 3 तारीख को आप वोट देकर जब हमको चुनाव जिताइए। चाचा से ही पूछ लीजिए कि क्या स्थिति है। लोगों का जो आशीर्वाद और प्यार हमें मिल रहा है, हमें नहीं लगता है कि हमें किसी से। खबर सुपौल से है, जहां एलजेपी प्रत्याशी ने जनसंपर्क अभियान चलाया है। आपको बता दें, निर्मली विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में एलजेपी प्रत्याशी गौतम उतर रहे हैं, जिसके लिए वो जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में गौतम आज मंझारी पंचायत पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान गौतम शेखर ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देने की बात कही। साथ ही घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। इसी के साथ अपनी सरकार बनने पर क्षेत्र में चौतरफा विकास की बात भी कही गई है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो इनका फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का जो लोगो है, ये जो अभी गांव-गांव गली-गली हर बच्चे जुबान बुजुर्ग के जुबान पर अभी ये जो है, यह इसमें बहुत सच्चाई है। बहुत सी बातें हैं जो गांव का जितने भी मतलब जो भी यहाँ का प्रॉब्लम है, जो भी बात है, ये सब उस सारी बातें उन्होंने की है। और जब मन में सब बात आया है तो जरूर है वो चीज वो पूरा।
इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि खगड़िया में विधानसभा चुनाव में अब प्रचार आखिरी चरण पर है। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार को लेकर प्रत्याशियों का अलग अलग अंदाज सामने आ रहा है। इसी कड़ी में खगड़िया से एनडीए प्रत्याशी और जेडीयू के पूर्व विधायक पूनम देवी यादव ने समर्थकों ने प्रचार करने के लिए चौक चौराहे पर नुक्कड़ नाटक किया। वहीं लोगों की माने तो पूनम देवी यादव ने हर क्षेत्र में विकास किया है। वहीं इनके प्रचार के अनोखे अंदाज से बच्चे हो या बूढ़े सभी आनंद ले रहे थे। साथ ही प्रत्याशी पूनम देवी यादव को अपार जनसमर्थन भी मिल रहा है। साहिबगंज एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने पुलिस संस्मरण सप्ताह के तहत शहीद चंदन कुमार के परिजनों से मुलाकात की। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चल रहे पुलिस संस्मरण सप्ताह के अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर ने शहीद आरक्षित चंदन कुमार को श्रद्धांजलि दी और बताया कि 12 जून 2009 को नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंग विस्फोट किया गया था, जिसमें सैप 1 के आरक्षित 63 चंदन कुमार वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस दौरान शहीद स्वर्गीय चंदन कुमार के पुत्र मधुरेंद्र कुमार ने एसडीपीओ को बताया कि वैसी जगह से वापस उनकी 2 कट्ठा जमीन है। उस जमीन के पक्के कागजात बनाने के लिए कई बार कोशिश की गई। पूरा पैसा देने के बाद भी उनके कागजात को पक्का नहीं किया गया। इसी को लेकर एसडीपीओ ने भूमाफियाओं को खुले अंदाज में चुनौती दे दी और कहा कि ऐसे लोग होश में आ जाए। बता दें कि साहिबगंज एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने पुलिस संस्मरण सप्ताह के तहत शहीद चंदन कुमार के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान 21 अक्टूबर को बता दें कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चल रहे पुलिस संस्मरण सप्ताह के अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर ने शहीद आरक्षित चंदन कुमार को श्रद्धांजलि दी और बताया कि 12 जून 2009 को नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंग विस्फोट किया गया था, जिसमें सैप ए के आरक्षी 63 चंदन कुमार वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस दौरान शहीद स्वर्गीय चंदन कुमार के पुत्र मधुरेंद्र कुमार ने एसडीपीओ को बताया कि वासी जगह पर उनके पास 2 कट्ठा जमीन है। उस जमीन के पक्के कागजात बनाने के लिए कई बार कोशिश की गई है। पूरा पैसा भी दे दिया गया, लेकिन बावजूद उसके एक पक्का कागज नहीं बन पाया है। इसको लेकर एसडीपीओ ने भूमाफियाओं को खुले अंदाज में चुनौती दे दी है और कहा है कि ऐसे लोग होश में आ जाए। चंदन कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। बंगाली कल्याण समिति के कार्यालय में चित्तो बनर्जी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि 25 अक्टूबर को धनबाद के सीआईएफआर से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और रविंद्र संगीतज्ञ चित्तो बनर्जी का निधन हो गया था। चित्तो बनर्जी 84 साल के थे और आपको बता दें कि चित्तो बनर्जी की बेटी सुवर्ण भी
कल्याण समिति की आजीवन सदस्य है। साथ ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सबसे पहले 1 मिनट का मौन रखा गया। फिर सभी सदस्यों ने चित्तो बनर्जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय बनर्जी रविंद्र संगीतज्ञ थे, इसलिए उनकी बेटी और समिति के सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि सभा का समापन रविंद्र संगीत से किया। स्वर्गीय बनर्जी को कोयलांचल के हेमंत कुमार नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धांजलि सभा में समिति के चेयरमैन अमलेंदु सिन्हा, अध्यक्ष सोमनाथ चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। बंगाली कल्याण समिति के कार्यालय में चित्तो बनर्जी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि 25 अक्टूबर को धनबाद के CIFR से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और रविंद्र संगीतज्ञ चित्तो बनर्जी का निधन हुआ था। चित्तो बनर्जी 84 साल के थे। बता दें कि स्वर्गीय चित्तो बनर्जी की बेटी स्वर्णा भी बंगाली कल्याण समिति की आजीवन सदस्य है। साथ ही बता दें कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सबसे पहले 1 मिनट का मौन रखा गया था। फिर सभी सदस्यों ने चित्तो बनर्जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय बनर्जी रविंद्र संगीतज्ञ थे, इसलिए उनकी बेटी और समिति के सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि सभा का समापन रविंद्र संगीत से किया। स्वर्गीय बनर्जी को कोयलांचल के हेमंत कुमार नाम से भी जाना जाता था। इस साल पूजा में न होने के लिए मेरे साथ बहुत ही दुखद मेरे पिताजी मशीनरी में चले गए। लोग बहुत ही शोका है। धनबाद में बन रहे 8 लैंडिंग सड़क का काम बंद होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि रोड के दोनों साइड कटिंग है, जिसके चलते यहां आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तो वहीं बारिश होने पर स्थिति और खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि सड़क के दोनों किनारे तालाब है। वहीं इस रोड के चौड़ीकरण के लिए लगभग 8000 से भी ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और अब ऐसे में इस रोड का काम समय पर पूरा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बताते चले कि 15 दिन पहले इसी रोड पर एक महिला की दुर्घटना से मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और विकास काम को गति देने में जल्द फैसला ले और इस रोड का काम जल्द पूरा हो। धनबाद से ये खबर बता रहे हैं, जहां 8 लेनिंग सड़क का काम बंद होने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड के दोनों साइड कटिंग है, जिसके चलते यहां आए दिन दुर्घटना होती रहती है, यानी कि जो सड़क है वो दुर्घटना को आए दिन न्योता देता रहता है। वहीं बारिश होने पर स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि सड़क के दोनों किनारे तालाब बन जाता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। वहीं इस रोड के चौड़ीकरण के लिए अभी तक 8000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। और अब ऐसे में इस रोड का काम समय पर पूरा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बताते चले कि 15 दिन पहले इस रोड पर एक महिला की दुर्घटना से मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की है और जल्द इसको पूरा करने की मांग सरकार से की है। विगत साल 1.5 साल पहले जो है ये 8 लेन सड़क का काम शुरू हुआ था। ये कहां से कहां तक हुआ था? ये कोल बिल्डिंग से काको मोड़ तक ये 8 लेन का सड़क शुरू हुआ था, जिसका दायरा करीब 20 किलोमीटर था। इस 20 किलोमीटर के दायरे में करीब 500 से अधिक जो है व्यावसायिक संस्थान माने अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। खबर जमशेदपुर के पोटका क्षेत्र के पास की है, जहां पिछले कई सालों से पुल जर्जर और कमजोर हो चुका है। इस पुल के ऊपर से हजारों बड़े छोटे वाहन रोजाना गुजरते हैं। ये टाटा उड़ीसा का मुख्य मार्ग भी है। वहीं स्थानीय युवक सह बीजेपी नेता मनोज सरदार ने कहा कि ये पुल काफी कमजोर हो चुका है, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए ये पुल जल्द से जल्द बन जाने से काफी अच्छा होगा। खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां पोटका क्षेत्र के पास बना एक पुल जर्जर और कमजोर हो चुका है। इस पुल के ऊपर से हजारों छोटे से लेकर बड़े वाहन रोजाना गुजरते हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।
ये टाटा उड़ीसा का मुख्य मार्ग भी है। वहीं स्थानीय युवक सह बीजेपी नेता मनोज सरदार ने कहा है कि पुल काफी कमजोर हो चुका है, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए ये पुल जल्द से जल्द बन जाने से ही काफी अच्छा होगा, इससे लोगों को सुविधाएं मिलेगी। हालांकि फिलहाल पुल की हालत काफी ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा कमजोर है पुल, जिसे देखते हुए कहा गया है, मनोज सरदार ने कहा है कि जल्द इस पुल की मरम्मत कराई जाए। यही हाता के बगल में पुलिया है, बहुत जर्जर अवस्था में है। रोड तो 1 साल पहले ही बन चुका है, लेकिन अभी तक ये पुलिया बना ही नहीं है और किसी भी समय यहाँ पर बड़ा दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए ये पुल को जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, और नहीं तो फिर बड़ा दुर्घटना होगा, उसका जिम्मेवारी कौन होगा। खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां पुल जर्जर हो चुका है, कमजोर हो चुका है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छोटे से बड़े वाहन रोज यहां से गुजरते हैं, बावजूद इसके अभी तक पुल को ठीक नहीं कराया गया है, जिसको लेकर बीजेपी नेता मनोज सरदार ने पुल को जल्द ही ठीक कराने का अनुरोध किया है। कहा है कि इस पुल से कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस पुल के ऊपर से हजारों छोटे बड़े वाहन रोजाना गुजरते हैं, और साथ ही कहा है कि ये टाटा उड़ीसा का मुख्य मार्ग भी है, जहां से वाहनों का आना जाना लगातार जारी रहता है। इसी कड़ी में बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। बालूमाथ के दुर्गा मंडल में रखे पुराने टायर में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 1 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। वहीं आग लगने से धुएं की लपटें करीब 10 किलोमीटर दूर तक देखी गई। मौके पर बालूमाथ थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह, एसआई दीपक नारायण सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के इलाके को खाली करवाया, और एहतियात के तौर पर NH 99 के दोनों वाहनों का परिचालन एहतियात के तौर पर रोक दिया गया, जिससे आग की लपटों से कोई अप्रिय घटना न घटे। वहीं थाना प्रभारी ने लातेहार अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आसपास की दुकानों को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 70 से ज्यादा पुराने टायर जलकर राख हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।